हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। तो होप आपको बहुत सारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो आज मैं यूनिट 4 की एक और वीडियो यूनिट 4 की मैं आज डाल रहा हूँ, जिसका नाम है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो आज हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस की बात करेंगे, क्योंकि जियोलाइट की वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, सोडा लाइम की पहले डाल चुका हूँ। तो आयन एक्सचेंज को मैंने पीपीटी के फॉर्म में नहीं पढ़ाया है। वैसे आयन एक्सचेंज की वीडियो मेरी डली हुई है, पर लेकिन आज पीपीटी के फॉर्म में, ताकि आपको नोट्स भी मिलते रहें। तो आज स्टार्ट करेंगे हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं डी आयोनाइजेशन प्रोसेस, और इसी का नाम है डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस। तो ये एक ही चीज के नाम होते हैं। आयन एक्सचेंज प्रोसेस कह दीजिए, डी आयोनाइजेशन प्रोसेस कह दीजिए, या डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस बोल दे, तो दीज ऑल आर सेम थिंग। तो स्टार्ट करते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस और डी आयोनाइजेशन और डी मिनरलाइजेशन। जैसा कि मालूम है, इससे पहले आपने सोडा लाइम पढ़ा, जियोलाइट पढ़ा, तो उनके अंदर कुछ ड्रॉबैक थी। सोडा लाइम के अंदर ड्रॉबैक थी, वो आयनिक इंप्योरिटी रिमूव नहीं कर पाता था, और उसके प्योरीफाइड वाटर को हम कहाँ यूज नहीं कर सकते थे? बिल्कुल, उससे प्योरीफाइड वाटर को हम बॉयलर में यूज नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमें एक नए मेथड की जरूरत पड़ी, जिसे हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस बोलते हैं। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. It can remove temporary and permanent hardness of water. It can remove acidic impurities and colored impurities of water. It can also remove all the ionic impurities present in water. तो ionic impurities को भी इससे क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी आयोनाइजेशन, क्योंकि इसके बाद कोई भी आयनिक इंप्योरिटी नहीं बचेगी, तो वाटर जो होगा वो कैसा होगा? डी आयोनाइज। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डी आयोनाइजेशन। और कोई भी मिनरल नहीं बचेगा, इसलिए क्या बोलते हैं? डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं कि सर ये वाटर में आयन एक्सचेंज क्या है? आयन एक्सचेंज रेजेंस होते हैं, जो मेम्ब्रेन होती हैं। तो आयन एक्सचेंज रेजेंस आर द क्रॉस लिंक्ड लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर विद माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर। तो वास्तव में क्रॉस लिंक वाले लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर माइक्रोपोरस होती है। माइक्रोपोरस का मतलब हनीकॉम्ब लाइक। जैसे हनीकॉम्ब में आपने देखा होगा कि बहुत सारे उसमें होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। उन पोर्स की वजह से उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, वो पर यूनिट मास बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा इंप्योरिटीज को। तो सिमिलरली आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर द क्रॉस लिंक लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर विद ए माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर। अब क्या होता है? दीज पॉलीमर्स आर अटैच विद ए नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इन पॉलीमर में क्या होता है? कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और इन फंक्शनल ग्रुप की कैपेसिटी होती है, ये कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, जितनी भी कैटाइनिक और एनाइनिक इंप्योरिटी वाटर के अंदर प्रेजेंट है, उनको रिमूव कर देते हैं। तो ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? दीज आर सल्फोनिक एसिड ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं SO3H। तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एमाइन ग्रुप, मिथाइल एमाइन हाइड्रोक्साइड ग्रुप, डाइआजाइल ग्रुप, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी, जिनकी वजह से वो कैटायन और एनायनिक इंप्योरिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? आयन एक्सचेंज। यानी कि जो कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन को एक्सचेंज करेगा और बदले में H पॉजिटिव देगा, जो क्लोराइड को, बाइकार्बोनेट को, कार्बोनेट को, सल्फेट को एब्सॉर्ब करेगा, एक्सचेंज करके बदले में हाइड्रोक्साइड देगा। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? आयन एक्सचेंज रेजिन्स। अब ये दो तरह के होते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं कुछ कैटायन को एब्सॉर्ब करेंगे, कुछ एनाइन को। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन्स। नंबर वन, कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स। नाम से पता चल रहा है वो रेजिन्स, आयन एक्सचेंज जो कैटाइनिक इंप्योरिटीज को, कैटाइनिक इंप्योरिटी कौन कौन सी? कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, मैग्नीज आयन, फेरस आयन, जितने भी वाटर के अंदर कैटाइनिक इंप्योरिटीज है, उनको तो एब्सॉर्ब कर लेगा और बदले में उतनी ही क्वांटिटी में H पॉजिटिव आयन इक्विवेलेंट बाहर छोड़ देगा। तो उन्हें बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स। दोज आयन एक्सचेंज रेजिन्स विच आर कैपेबल टू एक्सचेंज कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन और ऑल द पॉजिटिव इंप्योरिटीज, कैटाइनिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर आर कॉल्ड कैटायन एक्सचेंज रेजिन। वास्तव में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इन पॉलीमर के अंदर, इन आयन एक्सचेंज रेजिन के अंदर क्या फंक्शन ग्रुप होते हैं? बिकॉज दे कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड एज ए फंक्शन ग्रुप। तो ये वाले H पॉजिटिव तो रिप्लेस हो जाते हैं, और इनकी जगह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या फिर स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजोइक एसिड। स्ट्रक्चर अभी मैं नेक्स्ट पेज पे इसकी बताऊंगा, पहले दूसरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एनायन एक्सचेंज रेजिन्स, यानी कि वो आयन एक्सचेंज रेजिन्स जो किसके लिए कैपेबल है?
यस, एनायनिक इम्प्योरिटी जैसे क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, जो एनायनिक इम्प्योरिटीज थी वाटर के अंदर, उनको एक्सचेंज कर लें और बदले में हाइड्रोक्साइड को फ्री कर दें, उन्हीं को बोलते हैं हम एनायन एक्सचेंज रेजेंट्स। दोज आयन एक्सचेंज रेजेंट्स विच आर कैपेबल टू एक्सचेंज एनायंस सच एज क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन आर कॉल्ड एनायन एक्सचेंज रेजेंट्स। वास्तव में इनके अंदर क्या होता है, दे कंटेन्स NH2 क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्वाटरनरी का मतलब होता है टेट्रा एल्काइल, 4 बार कोई एल्काइल ग्रुप आया तो क्वाटरनरी, तो टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज ए फंक्शनल ग्रुप विच आर कैपेबल टू रिमूव, यहां पे अधूरा सेंटेंस है, विच आर कैपेबल टू रिमूव ऑल द एनायनिक इंप्योरिटीज। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, या तो आप इसे यहीं रोक सकते हैं या लिख सकते हैं विच आर कैपेबल टू रिमूव ऑल द एनायनिक इंप्योरिटीज। अब इसको डायग्रामेटिकली लिखते हैं, या पहले एग्जांपल, फॉर एग्जांपल स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन। देखो यहां तक तो एक कॉमन आ रहा है, पर लेकिन यहां पे क्या हो गया, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके एग्जांपल से मैं दिखाता हूं आपको। तो यहां पे एक स्ट्रक्चर तो आपको ये वाली दिख रही है और एक स्ट्रक्चर ये वाली दिख रही है। तो इस वाली स्ट्रक्चर का नाम है स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे SO3। अब कहेंगे सर ये कैसे बनेंगे, तो टिपिकल लग रही है, ये बहुत आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले CH CH2 CH CH2 CH CH2 एक चेन बना लेंगे हम। तो सपोज मैं आपको एक मार्कर से बता भी देता हूँ, पेन ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक पॉलीमर की चेन स्टार्ट की, जिसे हम CH या CH2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो CH CH2 CH CH2 CH CH2 और आगे ये चेन ऐसी चलती चली जाएगी n टाइम्स। तो अब जहां पर CH आया है वहां पर आपने एक बेंजीन रिंग बनाई, जहां जहां CH आया वहां पे एक बेंजीन रिंग। अब क्या करा, इस बेंजीन की या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे आप फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे, या तो SO3H फंक्शनल ग्रुप या COOH। तो देखो यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा दिया, SO3H। यहां पे भी कौन सा लगा दिया, SO3H। यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा लगा दिया, SO3H। पर बीच वाले में हमने नीचे फिर से एक चेन चला दी, CH फिर CH2 CH CH2 CH, ये आपको मालूम है जैसे ऊपर चेन चली हुई थी। और इस तरफ भी CH है, तो यहाँ पे CH2 CH और ये भी चेन कंटिन्यू हो गई। और जहां जहां CH आया वहां पे बेंजीनिंग, पर इस वाले CH पे नहीं, क्योंकि यहाँ 4 वैलेंसी पूरी हो गई है। इस वाले CH पे बेंजीनिंग, इस वाले पे बेंजीनिंग। अब इसकी पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा दिया, SO3H। आप चाहें तो ऑर्थो पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी कौन सा लगा दिया, SO3H। इस बार जो नीचे की चेन चलाई क्रॉस लिंक, वो यहां से चला दिया और इस पे CH आया, तो इसका मतलब इस तरफ CH2 CH CH2 CH CH2 CH और ये भी चेन। फिर जहां जहां CH आया वहां फिर से बेंजीन रिंग और उसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे SO3H। तो या तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा दिया, COOH, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर ये वाली है, बस केवल SO3H की जगह हमने क्या लगा दिया, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड CH2NR3। R3 का मतलब कोई भी ट्राई एल्काइल। अब 3 तो एल्काइल यहां पे और एक यहां पे, तो क्या हो गया, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो केवल यही चेंज करा हुआ है, केवल इस फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दिया, क्योंकि यहां पे पूरा का पूरा कौन सा ग्रुप हमारे पास बाहर आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम एनायन एक्सचेंज रेजिन। अब इतने बड़े मॉलिक्यूल को यदि मैं रिएक्शन में दिखाऊंगा तो टिपिकल होगा, तो हम आसानी के लिए क्या करेंगे, इस पूरे मॉलिक्यूल को ट्रैप कर लेंगे और केवल एक H पॉजिटिव को छोड़ के इस पूरे कैटायन एक्सचेंज रेजिन को मैं किस तरह पिन कर सकता हूं, इस पूरे ग्रुप को मान लेता हूं मैं R, और मेरे पास एक्सचेंज करने के लिए क्या चीज है, H पॉजिटिव आयन। तो इसको मैं जो शो करूंगा रिएक्शन में करूंगा मैं RH पॉजिटिव आयन। तो इसका मतलब मेरे पास होगा ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन। ऐसे में एनायन एक्सचेंज रेजिन को क्या करूंगा, तो R तो ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप, और बाहर मेरे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो एक्सचेंज होगा, यस OH नेगेटिव। तो इस OH नेगेटिव से क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे एनायंस को रिमूव करेंगे। तो आसानी के लिए RH पॉजिटिव और ROH नेगेटिव, कैटायन एक्सचेंज रेजिन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन्स। अब प्रोसेस क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले जो हम हार्ड वाटर उसको कैटायन एक्सचेंज कॉलम के अंदर पास करेंगे। ऐसा क्यों होता है, एनायन में क्यों पास नहीं करेंगे, एनायन में पास करेंगे तो हाइड्रोक्साइड फ्री होगा, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिससे हमारी मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए हम पहले किसके अंदर पास करेंगे, कैटायन के अंदर। इन दिस प्रोसेस हार्ड वाटर इज फर्स्ट पास फ्रॉम द कैटायन एक्सचेंज कॉलम। तो सबसे पहले हम कैटायन एक्सचेंज कॉलम के अंदर से पास करेंगे,
जिससे सारी की सारी कौन सी इंप्योरिटी, जितनी भी कैटायनिक इंप्योरिटीज है वो रिमूव हो जाएंगी। देखो रिएक्शन, तो कैटायन एक्सचेंज को हमने किससे दिखाया था अभी, RH पॉजिटिव से। कैल्शियम आयन को रिमूव करने के लिए कितने चाहिए, 2, तो क्या बन जाएगा 2RaC2 पॉजिटिव, ये तो ट्रैप हो गया और बदले में क्या निकल गए 2H पॉजिटिव। सिमिलरली मैग्नीशियम आयन के लिए आप कर सकते हैं, देखो कैल्शियम ट्रैप होता जा रहा है, मैग्नीशियम ट्रैप होता रहा है एक्सचेंज, और एक्सचेंज किससे हो रहा है H पॉजिटिव, उतने ही H पॉजिटिव बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब यहां से निकलने वाले वाटर के अंदर एक तो H पॉजिटिव आयंस होंगे और बाकी एनायनिक इंप्योरिटी होंगी। तो अब इस वाटर को कहां से पास करेंगे, यस, नाउ दिस वाटर इज पास्ड फ्रॉम द anion exchange column. After this, water is passed through anion exchange column which removes all the anionic impurities. अब anionic column को हमने किससे रिप्रेजेंट करा था, ROH नेगेटिव, क्योंकि ये OH को रिप्लेस करेगा, तो ये क्लोराइड, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 है तो एक से रिमूव हो गया, देखो तो क्लोराइड ट्रैप हो गया और हाइड्रोक्साइड फ्री हो गए। सल्फेट के ऊपर 2 चार्ज होता है इसलिए 2 मॉलिक्यूल ले लिए, तो सल्फेट ट्रैप हो गया और बदले में 2 हाइड्रोक्साइड फ्री हो गए। बाइकार्बोनेट के ऊपर 1 होता है और कार्बोनेट के ऊपर 2 थे, तो यहाँ कार्बोनेट की रिएक्शन दिखाई है तो 2 मॉलिक्यूल्स हो गई, कार्बोनेट ट्रैप हो गया, बदले में हाइड्रोक्साइड बाहर। तो आपने देखा कैटायन एक्सचेंज कॉलम से तो H पॉजिटिव मिला और एनायन एक्सचेंज कॉलम से OH नेगेटिव, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, प्योर वाटर। अब क्या करते हैं, ये तो प्रॉब्लम आएगी धीरे धीरे, कैसे, इसको एक डायग्राम से समझो। ये आपके सामने 2 कॉलम बने हुए हैं, एक कॉलम दूसरा कॉलम, यहाँ पे ये RH2 लिखा हुआ है पर आप क्या लिखोगे इसे RH पॉजिटिव, क्योंकि मैंने तो RH से बताया है। ये क्या लिखोगे ROH नेगेटिव, ट्वाइस मत करना, ROH नेगेटिव। तो ये कैटायन एक्सचेंज कॉलम, ये एनायन एक्सचेंज कॉलम। तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसके अंदर यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स। तो ऊपर से जब इम्प्योर वाटर डालेंगे तो ये सारी की सारी कैटायनिक इंप्योरिटीज को रिमूव कर देगा और यहाँ से पानी निकल आएगा जिसके अंदर H पॉजिटिव होंगे और क्या होंगे, नेगेटिव इंप्योरिटीज एनायनिक। यहाँ से वाटर को फिर से पास करेंगे ऊपर पंप के द्वारा और पंप के द्वारा यहाँ से इसको पास कर देंगे एनायन एक्सचेंज कॉलम के अंदर। ये एनायन एक्सचेंज रेजिन यहाँ भरा हुआ है, ये ग्रेवल रखे हुए ताकि नीचे ना जाए कॉलम, तो इसके अंदर से मेम्ब्रेन वो रिमूव करेगी एनायनिक इंप्योरिटीज और बदले में हाइड्रोक्साइड छोड़ देगी। तो वहां से H पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव क्या बना देंगे, प्योर वाटर। और जो थोड़ी बहुत इंप्योरिटी होगी वो यहाँ इसको स्टीम जैकेट से प्योरीफाई कर देंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डीमिनरलाइज्ड वाटर, या इस यहाँ से बनेगा डीआयोनाइज्ड वाटर। अब क्या होता है, जब कुछ टाइम बाद ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन हमारी एग्जॉस्ट हो जाएंगी तो इनको रीजनरेट भी करना पड़ेगा। तो रीजनरेट करने के लिए कैटायन कॉलम को हम एसिड से रीजनरेट करेंगे और एनायन एक्सचेंज कॉलम को बेस एल्कली से रीजनरेट करेंगे। पर रीजनरेट के टाइम हम पासिंग नहीं करेंगे, यहां से वॉशिंग निकाल लेंगे, क्योंकि इंप्योरिटी आएंगी तो उन इंप्योरिटी को यहां से निकाल के वॉश आउट कर देंगे। तो रीजनरेशन का प्रोसेस मैं आपको और बता देता हूं। तो ड्यूरिंग रीजनरेशन क्या होगा, व्हेन कैपेसिटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन्स आर लॉस्ट, यानी कि कंप्लीटली कैल्शियम ट्रैप हो गया, मैग्नीशियम ट्रैप हो गया, क्लोराइड ट्रैप हो गया, सल्फेट ट्रैप हो गया, बाइकार्बोनेट ट्रैप हो गया, तो अब उसके अंदर कैपेसिटी नहीं बची, तो उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं 2 तरीके से। द एग्जॉस्टेड कैटायन एक्सचेंज कॉलम, कैटायन एक्सचेंज कॉलम क्योंकि H पॉजिटिव निकालता है तो इसका मतलब अब इसे हम H पॉजिटिव से ही ट्रीट करेंगे, इसका मतलब एसिड। तो द एग्जॉस्टेड कैटायन एक्सचेंज कॉलम इज रीजनरेटेड बाय पासिंग ए सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। तो अब देखो हमारा क्या चुका था, कैल्शियम ट्रैप होने के बाद R2Ca बन चुका था, 2HCl से रिएक्शन करा डाइल्यूट से तो वापस से क्या बन गया 2RH पॉजिटिव और CaCl2, ये CaCl2 ड्रेन आउट कर देंगे, वॉशिंग है ये, वॉशिंग को हम फेंक देते हैं, इसको हम यूज नहीं करते। सिमिलरली मैग्नीशियम का ट्रैप हुआ था तो R2Mg बना था, तो HCl से रेक करके इसने वापस से क्या बना दिया, कैटायन एक्सचेंज कॉलम तैयार हो गया हमारा और MgCl2 बाहर, ये वॉशिंग है, ये दोनों को हम वॉश आउट कर देंगे। इसके बाद एनायन एक्सचेंज कॉलम को कैसे रीजनरेट करेंगे, द एग्जॉस्टेड एनायन कॉलम इज रीजनरेटेड बाय पासिंग ए सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट NaOH, क्योंकि आपको मालूम था वो हाइड्रोक्साइड देता है तो NaOH से ट्रीट करेंगे तो वापस बन जाएगा। तो आपका क्या यूज होकर बना था, RCl बना था, R2SO4 बना था, R2CO3, तो Cl एक ही है तो NaOH से रिएक्शन हो गए, वापस से एनायन एक्सचेंज कॉलम तैयार हो गया और NaCl बाहर निकल गया, सेम Na2SO4 बाहर निकल गया, ROH फिर से तैयार हो गया, सिमिलरली Na2CO3 बाहर निकल गया, ऐसी सोडियम बाइकार्बोनेट, यदि आप बाइकार्बोनेट सिलेक्शन करोगे और ये हमारा वापस से क्या तैयार हो गया, कैटायन एक्सचेंज कॉलम और एनायन एक्सचेंज कॉलम फिर से रीजनरेट हो गए जिनसे हम फिर से यूज कर सकते हैं। बोथ द कॉलम आर वॉश्ड विद डीआयोनाइज्ड वाटर एंड वॉशिंग्स इज पास टू सिंक और ड्रेन एंड रीजनरेटेड आयन एक्सचेंज रेजिन आर यूज्ड
अगेन। जो भी वॉशिंग निकलेगी उसको फेंक देंगे और उसके बाद फिर से हम दोनों के दोनों कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन को फिर से यूज करेंगे वाटर ट्रीटमेंट के लिए। अब इसकी कुछ एडवांटेज देखते हैं। क्या क्या एडवांटेज दिखी? हाँ, सबसे पहले तो इनने सारी इंप्योरिटी रिमूव कर दी, कैटाइनिक, एनाइनिक, एसिडिक इंप्योरिटी, कलर्ड आयंस, यहां तक कि आयनिक इंप्योरिटी भी रिमूव कर दी। तो इसकी बहुत सारी एडवांटेज है। द प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर सॉफ्टिंग हाईली एसिडिक और अल्कलाइन वाटर को भी आप इससे प्योरीफाई कर सकते हैं। इट कैन रिमूव ऑल द टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस अप टू 2 ppm। 2 ppm का मतलब बहुत ही कम, यानी कि 10⁶ लीटर के अंदर केवल 2 ग्राम। तो इसका मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में हार्डनेस, ऑलमोस्ट हार्डनेस खत्म हो जाएगी। इट कैन रिमूव एसिडिक एंड कलर्ड आयनिक इंप्योरिटीज ऑफ वाटर। इट कैन ऑल्सो रिमूव ऑल द आयनिक इंप्योरिटीज ऑफ वाटर। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज नजर आ रही है? यस, ये इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली होता है। दूसरा, इसको रीजनरेट करने के लिए जो केमिकल है वो भी एक्सपेंसिव होते हैं। तो द आयन एक्सचेंज इक्विपमेंट इज वेरी कॉस्टली। सेकेंड वन, द एक्सपेंसिव केमिकल आर नीडेड फॉर रीजनरेशन। तो इस तरीके से आज हमने तीसरा प्रोसेस, वाटर ट्रीटमेंट का तीसरा प्रोसेस, सबसे पहला हमने पढ़ाया था जियोलाइट मेथड, दूसरा पढ़ाया आपको सोडा लाइम मेथड, और तीसरा पढ़ाया आयन एक्सचेंज प्रोसेस या डी आयनाइजेशन प्रोसेस या डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। सोडा लाइम और जियोलाइट के ऊपर तो न्यूमेरिकल बातें, पर आयन एक्सचेंज के ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो ये केवल एक थ्योरेटिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज और है डिसएडवांटेज, इफ वाटर कंटेन्स हाई टर्बिडिटी देन द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इज रिड्यूस। यानी कि यदि टर्बिडिटी होगी, वाटर के अंदर धुंधलापन होगा, तो आउटपुट का प्रोसेस थोड़ा कम हो जाएगा, पर लेकिन वो उसको भी प्योरीफाई कर देगा। इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तो डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब पानी नीचे आ जाएगा कैटाइन के बाद तो उसको वापस से एनएन में ऊपर से डालना होगा, तो उसके लिए हमें मोटर यूज करनी पड़ेगी, जो मोटर इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। तो इसकी ये 4 डिसएडवांटेज हो गई। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा, जिसका लिंक ये प्रोवाइड किया गया है, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये पीपीटी की फॉर्म में बनाने की वजह ये थी, कुछ बच्चों को लास्ट जो पुरानी वीडियो है जो बोर्ड पे बनाई है उनमें रिफ्लेक्शन की वजह से पूरी की लाइट नहीं आती थी, तो वो नोट्स नहीं बना पाते थे। इसलिए मैंने बच्चों की रिक्वेस्ट पर पीपीटी में चालू किया, ताकि उनको ये लगे कि सर बोर्ड के आगे आ गए हैं या सर रिफ्लेक्शन की वजह से हमें पूरा कंटेंट दिख नहीं पा रहा, तो आप लोग इससे नोट्स भी अपने तैयार कर सकते हैं। तो ये आपको पसंद आएगा। थैंक यू।